हेलो बच्चों, उम्मीद आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन A+2B गिव्स प्रोडक्ट। क्लियर है? तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो गया। एनोटेशन ले लेते हैं हम लोग ताकि मैं मार्क करके आपको बताऊं और एक चीज समझ में आए आपको इंशाल्लाह। ठीक है, पेन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है A+2B गिव्स प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, रेट लॉ लिखा उसके प्रोडक्ट के लिए। क्या हो गया रेट लॉ, dP/dt इज इक्वल टू K इंटू A स्क्वायर इंटू B। क्लियर है? तो dP/dt इज इक्वल टू K इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ B इफ A इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। अब यहाँ पर जो पॉइंट आउट करने की जरूरत है वो ये है कि अगर A को किस में लिया, लार्ज एक्सेस में, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आपको मालूम है कि अगर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है बच्चों, रेट की इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ A रेज टू नॉट। इसीलिए जीरो ऑर्डर बोला गया क्योंकि कॉन्संट्रेशन का पावर कितना होता है, जीरो होता है। यानी रेट लॉ का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कॉन्संट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर लार्ज एक्सेस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा तो कौन सा ऑर्डर होगा बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्व करना आपके लिए इजी है। तो आज के सेशन में आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सके, सॉल्व कर सके और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों का वो ये है कि क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाना कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और क्या फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशंस। ये रेट ऑफ एक्सप्रेशन हो गया अपना, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ B। आगे बोला इफ कॉन्संट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, कॉन्संट्रेशन ऑफ A को कितने से बढ़ाया बच्चों, 3 टाइम्स से, एंड कॉन्संट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, कॉन्संट्रेशन ऑफ B कितने टाइम से बढ़ा, 2 टाइम से। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से इंक्रीज होगा। क्वेश्चन समझ में आएगा आपको? बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये है, यानी मैं ये कह सकता हूं 70 to 80% स्टूडेंट का मेजर प्रॉब्लम ये है कि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है बच्चों, वो ये होता है कि बच्चों का थियरी प्रॉपर जो है प्रिपेयर ना होना। थियरी और फॉर्मूले जब बराबर से प्रिपेयर नहीं होते तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप टॉपिक वाइज क्या करते जाएं, टॉपिक वाइज अपनी थियरी को प्रिपेयर करते जाएं, फॉर्मूलाज को प्रिपेयर करते जाएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते चले जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में ये बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रेट। यहां तक अपने को गिवन हो गया, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ B। आगे क्वेश्चन का मेन पार्ट आता है, बोल रहा है इफ कॉन्संट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स एंड कॉन्संट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। कॉन्संट्रेशन ऑफ A को कितने टाइम से इंक्रीज किया, 3 टाइम से, और कॉन्संट्रेशन ऑफ B को कितने से इंक्रीज किया, 2 टाइम से। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने से इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितने से इंक्रीज होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने को रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया बच्चों यहाँ पे R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ B। तो K इंटू ये मेरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ये मेरी कौन सी इक्वेशन होगी बोलो, फर्स्ट इक्वेशन, कंसीडर कर लो आप। और ये मैं R डैश मालूम करने जा रहा हूं अगर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं रेट मालूम करने जा रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन R डैश इज इक्वल टू K इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3, दैट्स व्हाई 3A स्क्वायर इंटू कॉन्संट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीज बाय 2, so that it will becomes 2 times of concentration of B. What is the square of 3? 9. 9 to the 18. यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। तो 9 to the कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बराबर है एट द प्लेस ऑफ K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू B
की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आर। तो इसलिए आर डैश इज इक्वल टू कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 18 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। यहां से अपने को ऑप्शंस को क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा अगर आपका थ्योरी और फॉर्मूला दोनों क्या है, प्रिपेयर्ड है। और बोलते कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को फेस करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करते करते क्या होता है, आपको सॉल्व करने आता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बराबर है। आगे बोला द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, फिर से मैं आता हूं उसी बात पर कि बहुत सारे बच्चों को बार बार क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व कैसे होगी, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। आपका माइंड स्मार्ट हो जाएगा, कैप्चरिंग हो जाएगा, और क्वेश्चंस में से जो मेन पॉइंट है उसको पिक आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। आप बताइए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या है बच्चों, हाँ इस पूरे क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है, कौन बताएगा मुझे ना, क्यूब है। क्लियर है। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे मेन पॉइंट जो क्यूब है। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्या बोल रहा है कि एक कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले लो, उसके लिए जो हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो आपको बोल रहा है वो ऑर्डर कौन सा होगा, क्या बोल रहा है, ऑर्डर कौन सा होगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूं जिसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। बराबर है। क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक। 10 करोड़ का पॉइंट है, कितने पॉइंट, 10 करोड़ का। अब कभी भी किसी भी ऑर्डर का आपको हाफ लाइफ पूछे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर का हाफ लाइफ बता सकते हैं इस एक फॉर्मूले के जरिए। बच्चों समझ में आ रही बात की नहीं आ रही मेरे भाई, तो इसीलिए इस बात को समझ लो अच्छे से, बेहतर तरीके से। और ये 10 करोड़ का पॉइंट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कभी भी आपको किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ मालूम करने के लिए बोल दे तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस एन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाएगा, 1 माइनस एन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मेरे भाई। क्लियर है, याद रहेगा। इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। क्या बोलते हैं इसी को, शॉर्ट ट्रिक। दिखाई दे रही है कि दिखाई दे रही, विजिबल है आपको, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया आपका, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू 1 माइनस एन। अभी हमको फाइंड आउट करना था कि ये कौन सा ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर है। तो आप खुद सोचिए कि क्वेश्चन खुद आपको आंसर दे रहा है। क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी आपको ये बोल रहा है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए रेज टू 3, 1 बाय ए रेज टू 3। आप बताइए अगर आप ए का पावर 3 लाना चाहते हैं तो एन की प्लेस पे वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, 3 रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी, 5 रखनी पड़ेगी, क्या रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अगर मैं एन की प्लेस पे 4 रखता हूं तो 4 माइनस 1 यानी 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और -3 कहां चले जाएगा, यानी अरे बोलो डिनोमीटर में चले जाएगा। यानी रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्स हुआ। रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्स। इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। तो इसको मैं फिर से एक मरतबा मेंशन कर देता हूं ताकि अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो, विजिबल नहीं हो, तो ये मालूम पड़े। तो इसी को शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं बच्चों। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन। दिखा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 माइनस एन। ये है फंडा। इतना बात समझ में, नहीं। अब मैंने क्या किया, एन की प्लेस पे क्या वैल्यू रखा, तो एन की प्लेस पे वैल्यू रख दिया मैंने 4। बराबर है। तो एन की प्लेस पे वैल्यू रख दूंगा 4, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू 1 माइनस 4। क्या आ जाएगा आपका, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू, अरे बोलो -3, और ए रेज टू -3 आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा आपको, -3 को हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, 1/3। तो देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही चीज कर दिया कि नहीं दिया मैंने। तो पावर क्या हो गया अपना, ए का पावर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया अपना, 4 हो गया। यहाँ पे एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, शॉर्ट ट्रिक। इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए।
क्लियर कि नहीं क्लियर? और याद रखने वाली बात है कि 15 क्वेश्चन आपको फिजिकल के आएंगे, 15 ऑर्गेनिक और 15 इनऑर्गेनिक के, 45 क्वेश्चन हो गए नीट के। ये 15 जो फिजिकल केमिस्ट्री के आ रहे हैं इसके अंदर 5 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेंगे ही मिलेंगे स्ट्रिक्टली। और यहाँ की जो न्यूमेरिकल्स होती है कोई बहुत भारी भरकम नहीं होती, बहुत इजी होती है बच्चों। शर्त ये है कि आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करें, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिवीजन है। रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा परफेक्शन। क्लियर कि नहीं क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इतना समझ में आया? इतने क्वेश्चन में किसी को डाउट है? आगे प्रोसीड करें हम लोग, बोलो। ठीक है, आगे इधर प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आया हमारा। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 4 में द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br2 टू फॉर्म NOBr। ये इंट्रोडक्शन हो क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि नीचे केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया गया है जिसमें NO और Br2 का यूज करके NOBr बनाया जा रहा है। बराबर है? पहला रिएक्शन हो गया NO प्लस Br2 गिव्स NOBr2, लिखा। और फिर इसी NOBr2 को यूज करके NO को साथ में ऐड करके क्या बना दिया? 2NOBr। यानी कितने रिएक्शंस हो गए? 2। फर्स्ट रिएक्शन ये हो गया आपका और सेकंड रिएक्शन यहां से हो गया। अरे बोलो हाँ या ना? आगे बोला इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RDS। क्या बोलते हैं? RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपको मालूम है ना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देता है, which reaction will be considered the complex reaction? The reaction which will takes place in multiple steps। ऐसा रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसमें कुछ स्टेप्स फास्टर होंगी, कुछ स्लोअर होंगी। जो स्लो होता है वही अपना RDS होता है। अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा स्टेप स्लोअर है? तो हम लोग को क्वेश्चन में पहले से मेंशन करके देगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन करके दिया, क्या मेंशन करके दिया? कि सेकंड स्टेप जो है वो RDS है। इसका मतलब सेकंड स्टेप स्लोअर होगी कि नहीं होगी? और आपको मालूम है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा कौन सी किसके लिए लिखा जाता है? हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन सेकंड, अरे बोलो, सबसे रेट लॉ जो लिखा जाएगा वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप के लिए लिखा जाएगा। किसके लिए लिखा जाएगा? स्लोएस्ट स्टेप के लिए। समझने में नहीं? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO इज, आपको बोला इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कीजिए। ऑर्डर ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? NO के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? NO के रिस्पेक्ट में। बराबर? अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बोला आपको कि कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया जाए और रेट लॉ लिखने के लिए बोला जाए तो रेट लॉ हमेशा किसके जरिए लिखना पड़ता है? स्लोएस्ट स्टेप। तो जिसको यहाँ पे RDS बोला है उसी का यूज करके हम लोग रेट लॉ लिखेंगे। यानी इस इक्वेशन का यूज करके, सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी बच्चों? R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपको मालूम है ना रेट लॉ लिखते वक्त सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को कंसीडर किया जाता है। तो क्या होगा? NOBr2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया? NO हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इनटू क्या हो गया? NO हो गया। ये कौन सी स्टेप होगी आपकी? फर्स्ट। इसको फर्स्ट स्टेप बोला मैंने। इतनी बात समझ में आई आपको? अभी क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट स्टेप का यूज करके, फर्स्ट एक्शन का यूज करके, क्लियर है? दिखा? अभी फर्स्ट स्टेप का यूज करके मैं क्या करता हूं? इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। बराबर है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO प्लस कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू Br2। लिख दिया? जो आपको मालूम है ना कि जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इक्वल टू क्या होता है? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो NOBr2 बाय NO इनटू क्या हो गया? Br2 हो गया। कोई दिक्कत? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भेज देंगे, तो K डैश इंटू NO इंटू Br2 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? NOBr2। बराबर है? अब इस NOBr2 की वैल्यू को उठा के कहां पर रख देना? फर्स्ट इक्वेशन में। कहां पर रख देना है बोलो? फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसकी प्लेस पे? NOBr2 की प्लेस पे।
तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को बच्चों, R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K पहले से था वहां पर इंटू K डैश भी आ गया, अरे बोलो हाँ या ना, और NO BR2 की प्लेस पे आ जाएगा NO K डैश इंटू NO इंटू BR2 इंटू NO भी था तो NO को भी लिख दिया मैंने, अरे बराबर है। अभी K इंटू K डैश की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, K डबल डैश, क्या लिख देता हूँ, K डबल डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू क्या हो गया BR2 हो गया, इंटू क्या हो गया BR2, और ये क्या हो गया हमारा, अरे बोलो ये हमारा, अरे बोलो लेटेस्ट रेट लॉ की इक्वेशन हो गई, ये हमारी लेटेस्ट रेट लॉ की इक्वेशन होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, कितना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन NO के रिस्पेक्ट में 2 आया, तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो मेरे भाई हाँ या ना, कोई डाउट कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए आप, बोलो समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी होगी। सबसे फर्स्ट याद रखना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ऐसा रिएक्शन जिसको आरडीएस बोला जाएगा यानी वो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी के लिए रेट लिखा जाएगा और उसी के जरिए ऑर्डर डिटरमाइन किया जाएगा। कोई डाउट, शुड आई प्रोसीड, आगे चलते हैं हम लोग। इसको क्लीन किया, अभी आगे बढ़े, इसको भी क्लीन कर दिया मैंने, इसको भी क्लोज कर दिया मैंने, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। क्लियर है, चलूं मैं, चलो ठीक है अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives C plus D, the order of reaction is, क्या पूछ रहा है आपसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 with respect to B, 2 with respect to A, 3 या कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, क्या आएगा आंसर बताओ, क्या आंसर आना चाहिए, बोलो डी ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन, व्हाई, बिकॉज वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर by using the stoichiometry of a chemical reaction, स्टोइचोमेट्री को देखकर हम लोग ऑर्डर को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑर्डर जो है वो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर आया हुआ पावर है, बराबर की बराबर है, आई हुई पावर्स का सम है, वो पावर्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, तो ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए इनको देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को डिटरमाइन ऑर्डर को डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए स्टोइचोमेट्री को देखकर हम लोग नहीं लिखेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया सीधा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बोलो एम आई राइट, आगे बढ़ू, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज हैज एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5 फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंसेस एक्स वाई एंड जेड, क्या बोला क्वेश्चन में समझ में आया, ये सब रेट लॉ दिए गए, ये सब क्या दिए गए, बोल रहा है किस रेट लॉ की इक्वेशन में ओवरऑल ऑर्डर 0.5 आएगा, ओवरऑल ऑर्डर 0.5, तो यहां पर कुछ नहीं दिया पावर 1 1 1, ये तो 3 हो गया, आना कितना चाहिए था 0.5, यहां पर 0.5 0.5 0.5, क्योंकि अपने को मालूम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द सम ऑफ पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ इक्वेशन, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 कितना आ गया 1.5, तो ये भी नहीं होगा, 1.5 माइनस 1 0, तो ये क्या हो गया 1.5 में से माइनस 1 निकाल दोगे क्या मिलेगा 0.5, तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। कोई डाउट, समझ में आई बात, आगे चले। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ सिंपल केमिकल रिएक्शन A gives B is EA इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या बोला, एक केमिकल रिएक्शन है A gives B, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितना होती है, EA होती है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन, अगर यही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बराबर है, इज ऑलवेज लेस देन EA, हमेशा EA से लेस होगी, या हमेशा EA की डबल होगी, या लेस देन या मोर देन भी हो सकती है, या इज नेगेटिव ऑफ EA, क्या होगा बोलो, क्या आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैन बी लेस देन और मोर देन ऑफ EA, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि एनर्जी का रिलेशन तो कोलिजन के साथ होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना ज्यादा उनका कोलिजन होगा, रिएक्शन उतना ही तेजी से कंप्लीट होता है। दूसरा, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किससे अफेक्टेड होती है, कैटलिस्ट से, किससे, कैटलिस्ट से, अगर कैटलिस्ट आपने यूज कर लिया तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन
क्या हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना बात समझ में कि नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरी पब्लिक को बात समझ में आई होगी। तो ये सब कैसे क्वेश्चन देखा आपने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा है ना। आगे प्रोसीड करें, ठीक है। तो ये सब क्या होना चाहिए आपको, प्रिपेयर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपको, बोलो, प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। चलो मैं आगे, अरे बोलो हाँ या ना। अभी आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपको, और वो क्वेश्चन ये हो गया, 1 लीटर ऑफ 2 मोलर एसिडिक एसिड इज मिक्स विथ 1 लीटर ऑफ 2 मोलर इथाइल अल्कोहल। इतनी बात समझ में आई आपको, क्या बोला, क्या बोल रहा है, 1 लीटर ऑफ 2 मोलर एसिडिक एसिड, 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, बराबर है। तो 1 लीटर ऑफ 2 मोलर एसिडिक एसिड इज मिक्स विथ 1 लीटर ऑफ 2 मोलर इथाइल अल्कोहल, और दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया, स्टर बना दिया। क्या बना दिया, स्टर, बराबर है। तो ये एसिडिक एसिड हो गया, इथाइल अल्कोहल, दोनों को मिला के क्या बना दिया, स्टर बना दिया। द डिग्रीज इन रिएक्शन रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने से डिग्रीज होगा, इफ ईच सॉल्यूशन डाइल्यूटेड बाय एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अरे बराबर है कि बराबर है, क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया। जितना पहले क्या मिलाया था, एसिडिक एसिड, और क्या मिलाया था, अरे बोलो इथाइल अल्कोहल, उतना ही वॉल्यूम अब किसका मिला दे, वाटर का मिला दे, बराबर है। तो रिएक्शन का जो रेट होगा, दिख रहा है, कितना डिग्रीज होगा ये आपको बताना है। तो आप खुद बताइए कि जितना इसकी वैल्यू थी 1 लीटर ये भी मिला दिया, तो आप बताओ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बराबर है, इसका भी, इसके रिस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, हाफ। अरे बोलो हाँ या ना। और हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। क्लियर कि नहीं क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, बी ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया, 1/4 टाइम्स। समझा कैसे हुआ, थ्योरेटिकली हम लोगों ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। पहले सी प्योरली यही थे, उसके अंदर उतना ही पानी मिला दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 4। इसके रिस्पेक्ट में भी 1/2, इसके रिस्पेक्ट में भी 1/2। कोई डाउट, आगे चले हम लोग। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, इन द रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई आपको, बोल रहे इन द रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन k इज इक्वल टू a e रेज़ टू माइनस e by RT। क्लियर कि नहीं क्लियर है। इन केमिकल काइनेटिक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो केमिकल काइनेटिक्स में कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। तो k इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, k को क्या बोला गया, राइट है, रॉन्ग है, रॉन्ग। a इज एब्जॉर्प्शन फैक्टर ना, a को फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला जाता है। E a इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, राइट है, रॉन्ग है, राइट है। और R इज रेडबर्ग कांस्टेंट, नो, R इज गैस कांस्टेंट। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये एकदम चिंदी क्वेश्चन था, ये तो इसकी कोई औकात ही नहीं थी, समझ में बती नहीं। आगे चले हम लोग, द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ टू रिएक्शंस E1 एंड E2, एक्टिवेशन एनर्जी दो रिएक्शन की दे दी, अरे बराबर है, एक की E1 और एक की कितना है, और क्या कंडीशन बताया कि E1 इज ग्रेटर देन E2 है, इफ द टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस फ्रॉम T1 to T2, अगर टेंपरेचर बढ़ते बढ़ते T1 से T2 बढ़ गया, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम K1 to K2 इन द फर्स्ट रिएक्शन एंड K2 एंड, तो यहां पे आना चाहिए द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम K1 to K1 डैश इन द फर्स्ट रिएक्शन। समझ में आया, फर्स्ट रिएक्शन में रेट कांस्टेंट चेंज होते होते कहां से कहां पहुंचा, K1 से K1 डैश, एंड K2 डैश इन द सेकंड रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन में K2 से K2 डैश पहुंचा। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, तो बताइए इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन जो होगी वो करेक्ट होगी, कौन सी एक्सप्रेशन जो होगी वो करेक्ट होगी। अरे बोलो मेरे भाई, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन होती है, हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है, बराबर है। जो इक्वेशन अभी ऊपर देखा ना हम लोगों ने, k इक्वल टू a e रेज़ टू माइनस e by RT, इसी का हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म देखते हैं। कौन सा फॉर्म देखते हैं, लॉगरिथमिक। तो फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन हो जाएगी log ऑफ k1 बाय, बराबर है, log ऑफ k1 डैश बाय k1, एक्चुअल में इक्वेशन होती है log k2 बाय k1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ऐसी इक्वेशन होती है। तो log k1 डैश
बाय K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EA बाय 2.303 R। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये इक्वेशन होगी। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगी? तो सेकंड रिएक्शन की रिस्पेक्ट में हो जाएगी log K2 डैश बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अब देखो बच्चों इतना इजी है, आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया था, तो आप बताइए इसका रिलेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के साथ डायरेक्ट आ रहा है इनवर्स आ रहा है? अरे बोलो डायरेक्ट आ रहा है। जब डायरेक्ट आ रहा है तो जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगी उसकी log K1 बाय K1 डैश बाय K1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए आपका? डी ऑप्शन। दिख गया कि नहीं दिखा? बस खत्म, इनकाउंटर, कोई टेंशन नहीं मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ लाइफ ऑफ टू सैंपल्स इज 0.1 एंड 0.8 सेकंड। दो सैंपल दे दिया, दोनों की हाफ लाइफ दे दिया। अब मैं देखता हूं इसको कितने लोग सॉल्व करके बताते। क्लियर है? क्योंकि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि इफ यू वांट टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एनी हाफ लाइफ देन यू मस्ट यूज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n। अरे बोलो ना मेरे भाई, सही बात है गलत बात है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? तो आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसी इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व करना है। हाफ लाइफ ऑफ टू सैंपल्स इज 0.1 एंड 0.8। ये दोनों हाफ लाइफ दे दिया, पहले की 0.1 दूसरे की 0.8। बोलो हाँ या ना? देयर रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन इज 400 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। इनका रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन कितना हो गया? 400 और 50 हो गया। कंसंट्रेशन भी दो दे दिया, बराबर है कि बराबर है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अरे बोलो हाँ या ना? बोलो मेरे भाई, कोई डाउट? अब मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था सिंस टी हाफ, क्या बताया था मैंने? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n। देखते रहे ना ध्यान से, नहीं तो अचानक में भयानक हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी को मैं आपको बता रहा हूं कि इसी को अगर हम मॉडिफाई कर दें, इसी को हम मॉडिफाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको इनवर्स फॉर्म में लिख दूं तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट रेज टू पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। अरे बराबर क्यों बराबर? क्योंकि मैं कहां पर लेकर गया इसको? मैं डिनोमिनेटर में लेकर गया। कोई दिक्कत? तो पावर का साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? तो अगर इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये चीज। अब पूछो मुझसे ऐसा क्यों किया मैंने? पूछो कि इसलिए क्या? क्योंकि मुझे n मालूम करना था। इसलिए क्या? क्योंकि मुझे n मालूम करना था इनकी वैल्यूज का यूज करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टी हाफ बराबर है बाय टी हाफ, तो फर्स्ट टी हाफ बाय सेकेंड टी हाफ। अब आप बताओ, रिलेशन इनवर्स कर दिया मैंने, रिलेशन इनवर्स कर दिया, तो फर्स्ट के सामने कौन सा कॉन्सेंट्रेशन आएगा? फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन? अरे बोलो सेकेंड। क्लियर की नहीं क्लियर है? तो मैं यहाँ पे ए नॉट, अरे बोलो दिखा, ए नॉट सेकेंड बाय क्या हो जाएगा? बोलो ए नॉट फर्स्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जिसका पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। जिसका पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1। दिख रहा है पूरी पब्लिक को? कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? बहुत इजी है मेरे भाई, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। समझ में आई बात? अब आप देखते रहना, टी हाफ की वैल्यू कितना? फर्स्ट की वैल्यू कितना? 0.1। दूसरे की वैल्यू कितना? 0.8। तो 0.1 बाय 0.8 इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट सेकेंड की वैल्यू कितना लिखी थी? 50 बाय 400 रेज टू पावर कितना हो गया? n माइनस 1 हो गया। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 1 5 5 8 40 हो गया कि नहीं हो गया? और 0.18 0.1 बाय 0.8 दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1/8। 1/8 इधर भी 1/8 इधर भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और मैंने लॉग दोनों तरफ ले लिया, लॉग दोनों तरफ ले लिया, तो लॉग a रेज टू b, लॉग a रेज टू b क्या होता है? b log a होता है कि नहीं होता है? तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं? 1/8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ, लॉग दोनों तरफ लिया ना मैंने, तो इस तरफ भी आएगा लॉग ऑफ 1/8 इज इक्वल टू n माइनस 1 लॉग ऑफ 1/8। दोनों तरफ आ गया कि नहीं आ गया?
आप बताइए, 1/8 log of 1/8 से क्या हो गया, कैंसल। तो बाकी बचा हुआ मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1 इज इक्वल टू n-1 था ना आपका, बोलो ना मेरे भाई। तो n इज इक्वल टू 1 को इधर भेज दिया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो कौन सा ऑर्डर हो गया मेरे भाई, सेकंड ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया मेरा, सेकंड ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन, पूरा एकदम समझ में आया ना, किसी को कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए, कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई किया जाए। ये कैसे आएगा आपको, क्वेश्चन को देखकर भाग जाने से, क्वेश्चन को देखकर रोने से, क्वेश्चन को देखकर सो जाने से, ऐसा नहीं मेरे भाई। आपको ये कब आएगा, जब आप क्वेश्चंस को फेस करेंगे, उससे भिड़ेंगे, उससे लड़ेंगे, तब जाकर क्या होगा, आपको उससे फाइट करने आएगा। और हिटलर बनकर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि क्वेश्चन आपको देखकर डरे, आप क्वेश्चन को देखकर ना डरो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आया कि बाउंसर चला गया, चलो तो बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो मेरे भाई। तो इसको और स्पीड क्या होनी चाहिए, हमारी बढ़नी चाहिए। समझ में आया, क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे भयानक केसेस होते हैं, हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि क्वेश्चन 3 लाइंस का है, अगर 3 to 4 लाइंस का, तो पढ़ते जाते हैं आगे और पिछला भूलते चले जाते हैं, क्योंकि एग्जाम फीवर भी डोमिनेटेड होता है उनका, और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने की आदत होती है। फिर रिटर्न आएंगे, फिर पढ़ेंगे आगे, और जैसे ही आगे जाएंगे थोड़ा सा फिर से पिछला भूल जाएंगे क्या पढ़ा था। समझ में आ रही बात ही नहीं आ रही। तो ये ऐसा जो हो रहा है आपके साथ गेम, इस गेम को चेंज करो। इस गेम को चेंज करने के लिए आपको प्रो प्लेयर बनना पड़ेगा, उसके लिए मैच बहुत खेलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ही नहीं आ रही है। कौन सा मैच, फ्री फायर वाला नहीं मेरे भाई, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला। समझ में बात ही नहीं। चलो ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे देखते तो एक क्वेश्चन आता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन डाइल्यूट एसिड इज। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात कर लिया, तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी मेरे भाई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। बराबर है, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं उतना ज्यादा, बराबर की बराबर। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हायर, बराबर है, हायर देन फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर कोई एक चीज होती है, बहुत एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, बहुत एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से उसको निग्लेक्ट करना पड़ता है। अरे समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। इसीलिए उसका ऑर्डर कितना कंसीडर किया जाता है, 1 ही कंसीडर किया जाता है। क्लियर है, कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन डाइल्यूट एसिड इज कैसा रिएक्शन हो गया, बोलो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गया। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया मेरे भाई, for the reaction A plus B gives product, it is observed that on doubling the initial concentration of A only, ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, सीधा एक्सीडेंट होगा, इसीलिए किसी क्वेश्चन को डबल मत पढ़ो। समझ में आया कि नहीं है। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन डबलिंग मिल गया, क्वेश्चन में ढूंढो अपने को क्या मांगता, डबलिंग मांगता, दिखा। तो ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए only the rate of reaction is also doubled. A का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है, बराबर है, A का कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर बढ़ता है, यानी A का कंसंट्रेशन अगर डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल। यानी R का रिलेशन A के साथ कैसा हो गया, डायरेक्ट हो गया। R का रिलेशन A के साथ कैसा हो गया, डायरेक्ट। और ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रेट लॉ इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। द रेट लॉ कौन सा ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों, रेट लॉ की इक्वेशन उस केस में होती है R इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। अरे बोलो मेरे भाई, हाँ या ना। तो बताओ पहले वाले केस के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, अरे बोलो फर्स्ट हो गया। कितना हो गया, फर्स्ट। क्यों, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने पर, अरे बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने पर कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B। दूसरे वाले केस में क्या कर रहा है, ये पहला केस था, ये दूसरा केस हो गया। ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B, पहले वाले केस में सिर्फ A का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था,
दूसरे वाले केस में ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, बराबर। देयर इज अ चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 8 इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितने फैक्टर का चेंज हो रहा है, 8, बराबर है। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, तो इसकी रेट लॉ इक्वेशन क्या होगी, यानी सेकंड वाले केस के अकॉर्डिंग आपको रेट लॉ मालूम करना है। सेकंड वाले केस के अकॉर्डिंग क्या मालूम करना है, अरे क्लियर है। तो आप बताओ, अगर सेकंड वाले केस के जरिए हमको रेट लॉ मालूम करना है तो फर्स्ट वाला केस दिया ही क्यों था, बोलो। तो फर्स्ट वाला केस इसलिए दिया था बच्चों ताकि आपको सेकंड वाला केस सॉल्व करना इजी हो जाए। फर्स्ट वाले केस से ही हमको मालूम पड़ गया कि ए का जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, 1। तो सेकंड वाला केस जब आप लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को कितना रखेंगे, ए ही रखेंगे क्योंकि उसका ऑर्डर कितना है, 1 है। ये हमको फर्स्ट वाले केस से मालूम पड़ चुका है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना, 9 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहे थे सेकंड केस में, ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन, इसको भी कर दिया मैंने 2, इसको भी कर दिया कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 2 से कितना हो गया 8, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आगे क्या मिल जाएगा आपको, 8 के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अरे बोलो ना मेरे भाई, तो आप बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, 8 इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बोला उसकी रेट लॉ की करेक्ट इक्वेशन कौन सी होगी, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, बराबर है। यही हो गया कि नहीं हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। समझा कैसे सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ मेरे भाई। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, बराबर है, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर इज, इतना चिन्ह है, बराबर है। तो यूनिट ऑफ द रेट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की यूनिट अगर आपको मालूम करने के लिए बोल दिया तो मैंने आपको तरीका बता दिया था, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस एन या n माइनस 1, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन पर टाइम बोला था मैंने। सेकंड है तो सेकंड, मिनट है तो मिनट, आवर है तो आवर, क्लियर है। तो कौन सा ऑर्डर बोल रहे हैं बच्चों, अरे बोलो सेकंड ऑर्डर। तो बताओ ये वाला जो इलाज है ये 10 करोड़ का हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलो मेरे भाई, ये सीधा 10 करोड़ का हो गया मेरे भाई, ये सीधा 10 करोड़ का ट्रीटमेंट है। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखो। ये कब याद होगा, ये देखने की चीज है, इसको 1000 बार देखना चाहिए, देखने की चीज है, बार बार देखना चाहिए। अरे क्लियर की नहीं क्लियर है। तो किसी भी ऑर्डर का अगर आपको क्या मालूम करना है, यूनिट रेट कांस्टेंट की, इफ यू वांट टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी ऑर्डर देन यू मस्ट यूज दिस इक्वेशन। कौन सा ऑर्डर बोला तुमको, सेकंड ऑर्डर बोला, तो n की प्लेस पे कितना रख दूंगा, 2 रख दूंगा। तो n की प्लेस पे 2 रख दो तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1, पर टाइम हो गया कि नहीं हो गया, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पर मोल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, लीटर दिखा कि नहीं दिखा, इंटू क्या हो गया पर टाइम हो गया। तो लीटर पर मोल पर टाइम, बोलो कौन सा ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन मोल पर लीटर पर टाइम, ये तो कौन सा ऑर्डर के लिए होता है, जीरो ऑर्डर के लिए होता है। लीटर पर मोल पर टाइम, सी ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत, अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मालूम पड़ा कि अगर इस फॉर्मूले को याद कर डाला तो हमारी लाइफ कैसा झींगा लाला, समझ में आया कि नहीं है। इसके लिए याद करना पड़ेगा इसको, अगर अगर भूल गए तो कुछ नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होते चले जाएगा मेरे भाई। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते जाएगा, कम। कोई बताएगा क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होते जाता है, कम होते चले जाता है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलूं मैं आगे, कोई डाउट, चलो ठीक है, इसको क्लोज करता हूं मैं और आगे बढ़ता हूं सीधा। बोलो मेरे भाई, अभी मजेदार क्वेश्चन आया कि नहीं आया आपके लिए, आगे देखिए हम लोग। In a reaction A plus B gives C, the rate expression is R is equal to, rate expression क्या हो गया, R is equal to K into concentration of A into concentration of B square. If the concentration of both the reaction is doubled, अगर दोनों की रिएक्शन का concentration क्या कर दिया, डबल कर दिया, बराबर है। At constant volume, then rate of the reaction will be, इसका आंसर तो आप लोग खुद दे दो, क्या आएगा, एक टाइम आएगा कि नहीं आएगा। अभी ये थोड़ा टाइम पहले सॉल्व किया था कि नहीं किया था। तो देखो ये क्वेश्चन क्यों डाला गया, ये क्वेश्चन क्यों बताया गया आपको,
ताकि आपको मालूम पड़े पूछ सेम चीज रहा है, बस लैंग्वेज क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अरे बराबर की बराबर है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं ना। गैसियस फेज रिएक्शन A2 gives B plus half C. The increase in pressure from 100 mm to 120 mm is noticed 5 minutes. कितने मिनट्स नोटिस किया आप लोग? बराबर की बराबर है। आगे बोल दिया द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A2 इन मिलीमीटर पर मिनट इज। इतना बात समझ में कि नहीं आपको? क्या बोल रहा है, समझ में आया? क्या बोल दिया बोलो? एक गैसियस फेज रिएक्शन है, आपको A2 क्या दे रहा है, B प्लस हाफ ऑफ C। द इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम, प्रेशर कहां से कहां बढ़ रहा है, 100 mm टू 120 mm। mm यानी क्या, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर की यूनिट होती है। बराबर है। कितने मिनट्स में बढ़ रहा है बच्चों, 5 मिनट्स में। द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A2, बराबर। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A2 बताओ इन, अरे बोलो mm पर मिनट। mm पर मिनट में रेट ऑफ डिसअपेरेंस की यूनिट बताओ क्या होगी, बताओ कैसे सॉल्व करोगे आप? बोलो, बहुत इजी बच्चों। तो कोई टेंशन नहीं लेने का इसके लिए, सीधा क्या लिखने का, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस केमिकल इक्वेशन को देखो, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख दो। रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन R इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है ना, बोलो ना मेरे भाई, है या नहीं है? तो इसके साथ कोई स्टोइचोमेट्री है क्या, नहीं। तो डेल्टा दिख रहा है, इससे पहले क्या लगाओगे, रिएक्टेंट है तो क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, नहीं लगाओगे। तो R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, टाइम, इज इक्वल टू, इसके लिए लिखोगे तो चेंज, ये प्लस में रहेगा, ये प्रोडक्ट है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, टाइम हो गया। हमने सबके लिए लिख दिया, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, सिर्फ एक ही हो रही थी। किसकी हो रही थी, एक ही। इसलिए हम लोग यहाँ पे किसको उठाएंगे, सिर्फ एक उठाएंगे। तो जब एक उठा लेंगे यहाँ पे तो क्या लिख जाएंगे मेरे भाई, जब एक उठा लेंगे तो एक बन जाएगा अपना R इज इक्वल टू, बोलो डेल्टा A है कि नहीं है, बोलो ना मेरे भाई, डेल्टा A2 है कि नहीं है? तो माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अरे बोलो। तो मैं फाइनल को A डैश मान लेता हूँ, इनिशियल को A मान लेता हूँ, बराबर की बराबर है, बाय T2 माइनस T1। T1 को 0 मानता हूँ तो बचा क्या, T2, अरे बोलो। तो T लिख दिया उसको। A डैश की वैल्यू कितना है आपके पास, फाइनल कितना है, बोलो 120 है, फाइनल कितना है 120, माइनस इनिशियल कितना है 100 है, बाय कितना हो गया बोलो, टाइम, टाइम कितना दिया गया है आपको 5 मिनट्स। कितना मिनट दिया गया है, 5 मिनट्स दे दिया है। और बाहर कौन सी साइन है, माइनस की साइन है। इज इक्वल टू बताओ 120 माइनस 100 कितना आ जाएगा आपका, बोलो 20 आ जाएगी, नहीं आएगा। तो 120 माइनस 100 बाय 20 आ गया, बाय क्या ले लिया, 5 ले लिया, 5 मतलब 5 5 4 से कितना हो गया, 40 हो गया। इसका मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लो, तो इसकी आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो, कोई डाउट? क्वेश्चन की कोई औकात थी क्या? लेकिन आप लोग देखकर डर गए थे। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में आपको बता दिया तो उसको देखना जरूरी होता है कि कौन सा ऑर्डर है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives products, the concentration of A changes from 0.1 to 0.025, बराबर कितने मिनट्स में, 40 मिनट्स में। The rate of reaction when the concentration of A is 0.01 molar is, अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, अरे बोलो ना मेरे भाई, आपको क्या मालूम करने के लिए बोल दिया, द रेट ऑफ रिएक्शन यानी R मालूम करने के लिए बोल दिया। क्या मालूम करने के लिए बोल दिया, R। अब टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अब कैसे सॉल्व करोगे आप, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप ये देखो, जो मालूम करने बोला वो लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने बोला ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू, मैं सॉल्व करूंगा ना अभी हमेशा इस कलर से, बराबर है ना, और क्वेश्चंस को रीड करेंगे हम रेड कलर से। तो आप बताइए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। लेकिन K की वैल्यू मालूम है क्या हमको, नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मालूम है, कितना दिया है 0.01 मोलर दिया है, लेकिन K नहीं मालूम है। तो K मालूम करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर दिया था। तो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या हो जाती है मेरे भाई, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log ऑफ बेस 10, बराबर की बराबर है। और क्या हो जाता है बोलो, A नॉट बाय AT हो जाता है कि नहीं हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फटाफट में, कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन होता है 2.303 बाय टाइम। टाइम कितना दिया गया है आपके पास, अरे बोलो कितना मिनट दिया, 40 मिनट्स, तो 40 लिख दिया मैंने, बराबर लॉग ऑफ बेस 10, लॉग ऑफ बेस 10। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.1, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 0.025 है,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो 0.1 बाय 0.025 हो गया। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? इतना बात समझ में कि नहीं? तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा। अरे बोल दो, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? इतना समझ में आया? या आप क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? समझ में आया कि नहीं? 0.1 बाय 0.25। 0.25 को क्या लिख सकते हो आप? 1/4। दिमाग चलाओ, दिमाग चलने से आता है। समझ में आया? क्यों, चलती का नाम ही गाड़ी है। समझ में आया मेरे भाई? उसको याद रखना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से। तो आप ये समझ लो कि सिर्फ लॉग वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। वो क्या हो जाएगा आपका? लॉग ऑफ 1 बाय, ये क्या हो जाएगा? 0.25। अब आप बताओ कि अगर मैं 1/4 को डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? 0.4 टू साइड 4 5 20 आ गया कि नहीं आ गया? तो 0.25 लिखा, यानी क्या लिखा? 1/4। 1/4 को मैं 1/4 लिखूंगा तो 4 कहां चलेगा? न्यूमरेटर में। तो आपका क्या हो गया? 2.303 बाय कितना हो गया? 40। लॉग ऑफ 4 आ गया। लॉग ऑफ कितना आ गया? अब 4 के लॉग की वैल्यू निकाल लो। 4 के लॉग की वैल्यू निकाल लो। तो 4 के लॉग की वैल्यू निकालोगे आप तो लॉग 4 कितना होता है? 0.6 होता है। कितना होता है? 0.6। तो k इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 2.303 बाय 40 इंटू कितना हो गया? 0.6 हो गया। अरे बराबर ही बराबर है, 0.6023 जो भी आता है। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आई कि नहीं? अब क्या कर दो, आप इसको सॉल्व कर लो। इतना बात समझ में आई कि नहीं? तो आप जो ये आपका 40 है, इसको क्या कंसीडर करो? आप 4 कंसीडर करो। तो 4 इंटू 10, 4 इंटू, समझा कि नहीं समझा? और 4 वन जा, दिखा कि नहीं दिखा? 4 वन जा 4। अरे आप लोग डिवाइड करो ना फटाफट जल्दी से। तो 0.45 जा 20, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28। अभी 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर लो? 6 से। तो जब 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना मिल जाएगा आपको? बोलो। 6 से मल्टीप्लाई करो जल्दी, फास्ट, कम ऑन, फास्ट। इसको मैंने 6 बना दिया। अगर इसको मैंने 6 बना दिया तो ये नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई, 6 7 से कितना हो गया? 42 के 2 कैरीज 4 हो गया। 6 5 30, 30 प्लस 4 कितना हो गया? 34 के 4 कैरीज कितना हो गया? अरे बोलो, 3 हो गया कि नहीं हो गया? 6 7 से कितना हो गया? 42 प्लस 3 कितना हो गया? 45, 45 के 5 कैरीज 4 हो गया। अरे बराबर की बराबर है। और फिर 6 5 30, 34 हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? अरे बोल दो। तो 3.4542 आया कि नहीं आया? इंटू कितना हो गया? 10⁻² हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या मिल गया आपको? बोलो, के मिल गया। ये क्या मिल गया आपको? के। इतना समझ में आई बात नहीं? अब जब के मिल गया तो अब आपको आर निकालना कोई मुश्किल है क्या? तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। आर इज इक्वल टू के की प्लेस पे वैल्यू रख दो, 3.4542, 3.4542 जो भी है तुम्हारा। समझ में आएगी नहीं? इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे वैल्यू रखो, बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कितना है? 0.01। देखो यहाँ पे 0.01। तो 0.01 को आप क्या लिख सकते हो? 10⁻² लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? और यहाँ पर आपके साथ कितना है? 10⁻² है। तो 10⁻² इंटू 10⁻² कितना हो गया? 10⁻4 हो गया कि नहीं हो गया? तो 10⁻4 हो गया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऐसा? तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। समझा सबको? बोलो कैसे सॉल्व करते, समझ में आया? तो आपको थोड़ा मल्टीप्लीकेशन वगैरह के अंदर क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। वैसे आप अप्रोक्सीमेट लेकर कर सकते थे इसको, इतना टाइम लगाया ना, इसको अप्रोक्सीमेट लेकर कर सकते थे। 2.303 को क्या मान सकते थे आप? 2। और इसको क्या मान सकते थे? 4। 2 1 2 2 4 हो जाता। फिर ये 2 को इसे डिवाइड कर देते, 2 3 6 हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? वो 0.3 है और नीचे 10 है, तो 3 इंटू 10⁻² हो जाता कि नहीं हो जाता? 3 इंटू 10⁻² यहाँ रख देते, और ये 10⁻² ये भी था, तो 3 इंटू 10⁻4 हो जाता कि नहीं हो जाता? अप्रोक्सीमेट आंसर देख लेते तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा था तुमको? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन तुम्हारा राइट था। समझ में आया? इतना ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाने का कि बाल की खाल निकाल डालो। समझ में आया? अपने को फास्ट सॉल्व करके आगे बढ़ना है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऑप्शंस को देखकर सॉल्व करो। समझ में आया कि नहीं आया? आगे प्रोसीड करें हम लोग। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते क्या दे रहा है आपको?
आगे क्वेश्चन बोल रहा है सपोज दैट द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज, ये दे दिया, एंड दैट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी का शुरू में, अरे बोलो कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। If C represents the concentration of both A and B at any time t, अगर C जो है वो concentration को represent कर रहा है A के भी और B को भी किसी भी टाइम पे भी, the linear graph will be result, the linear graph will result if, बराबर है, linear graph कब मिलेगी, log C is plotted against the t, 1 by C square is plotted against the t, 1 by C is plotted against the t, या C square is plotted against the t। समझ में आया कि नहीं है? तो बताओ क्या होगा, क्या बोला, समझ में आया तुमको? बोला ए और बी दोनों कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। देखो यहां से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए और बी दोनों कंसंट्रेशन सेम है और दोनों कंसंट्रेशन को कितना मान लिया, सी मान लिया। तो आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो मालूम पड़ा कौन से ऑर्डर की बात होगी, सेकंड ऑर्डर। कौन से बात होगी, अब सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखता हूं मैं बच्चों। सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, तो के दिख रहा है आपको, तो के टी इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 इंटू 1 बाय ए टी रेज टू n माइनस 1 माइनस, दिख रहा है, 1 बाय, ये क्या हो गया आपका, a नॉट रेज टू n माइनस 1। ये किसी भी ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मालूम करने के लिए है आपको। किसी भी ऑर्डर की अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मालूम करना है, ये इक्वेशन लगाओ। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इसको मैं थोड़ा इज्जत के साथ लिख देता हूं ताकि पब्लिक को समझ में आए, नहीं तो बोलेंगे कैसा लिख दिया। समझ में आया? ठीक है, देखो ध्यान से। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहां पे मैंने बता दिया आपको, r इक्वल टू के इंटू सी का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मालूम करना हो तो क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 इंटू टी 1 बाय ए टी रेज टू पावर कितना हो गया, 1 माइनस n माइनस ऑफ 1 बाय ए नॉट रेज टू 1 माइनस n। इस इक्वेशन का यूज करके आप किसी भी ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं मेरे भाई। बहुत इजी चीज है, बहुत आसान चीज है। समझ में बत्ती नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और लगे हाथ मैं आपको हाफ लाइफ भी मालूम करने का फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर किसी भी ऑर्डर के लिए आपको हाफ लाइफ मालूम करने के लिए बोल दिया तो क्या होगा। लेक्चर के में मैंने बताया है, मेरे लेक्चर में भी मैंने बताया है, यहाँ पर भी फिर भी बता देता हूँ। टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 के इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 बाय ए नॉट रेज टू n माइनस 1, बराबर है। ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये फॉर्मूला हो गया। किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ मालूम करना हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, और किसी भी ऑर्डर के लिए अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मालूम करनी हो तो ये फॉर्मूला लगाओ। क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने समस्या का समाधान कर दिया कि नहीं कर दिया? कोई भी ऑर्डर दे दे और कोई भी हाफ लाइफ दे दे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अभी हमने इसके लिए देखा कि इसके लिए हमारी R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो फौरन मुझे मालूम पड़ गया ये कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख देता हूं मैं मेरे भाई। तो सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, K इज इक्वल टू 1 बाय T इंटू, दिख रहा है आपको, कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन, या KT को साथ में रखना है तो KT को साथ में रख सकते हो जैसा आपका दिल करे। 1 बाय AT यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT माइनस क्या हो गया, 1 बाय A नॉट हो गया। मैं क्यों कर रहा हूं, मैं चाहे तो सीधा ग्राफ बना देता और यहाँ पे टिक कर देता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ग्राफ कैसे बन रही है। समझ में आया? 1 बाय AT माइनस 1 बाय A नॉट हो गया। अभी KT को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो KT K इंटू T हो गया। बराबर है कि नहीं बराबर है? बोलो मेरे भाई, आगे चले हम लोग। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के बजाय AT और A नॉट के बजाय क्या लिया है, C लिया कि नहीं लिया है? क्या लिया है बोलो, C। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 1 बाय C फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया माइनस 1 बाय, अरे बोलो, C नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको जो ग्राफ बनाने बोल रहा है 1 बाय C, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? तो 1 बाय C के वर्सेस ग्राफ बनाने बोला है तो 1 बाय C को मैं यही रहने दूंगा, 1 बाय C नॉट को इस तरफ मूव कर दो। तो K इंटू T प्लस 1 बाय C नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय C हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो इक्वेशन मिली है आप इसको कंपेयर करो, तो इसको थोड़ा इज्जत से लिखोगे आप तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, इसको थोड़ा इज्जत से लिखोगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई
आपकी इक्वेशन जो आई है 1/c इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस 1/c0। कभी भी ग्राफ बनाने के लिए जरूरी होता है कि आपको क्या आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन से इसको कंपेयर करो, क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस क्या होता है c होता है। c को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, c को क्या बोलते हैं बच्चों, y इंटरसेप्ट। तो मालूम पड़ा y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 1/c आ जाएगा, आपका स्लोप क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू 1/c0 हो जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना। तो इससे ये मालूम पड़ा कि ये जो ग्राफ होगी, ये जो ग्राफ बनेगी आपकी, वो स्ट्रेट लाइन तो होगी, लेकिन किस तरह से होगी, इस तरह से। दिख रही है आपको, यहां पर क्या ले लिया मैंने, 1/c ले लिया y एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में आया, दिखा कि नहीं दिखा। और x एक्सिस पे क्या ले लूंगा मैं, टाइम ले लूंगा। अब इंटरसेक्ट की वैल्यू मौजूद है y इंटरसेक्ट की, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से निकलेगी क्या, नहीं, थोड़ा ओरिजिन से हटके निकलेगी, यहां से निकली, थोड़ा यहां से निकल गई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, तो ये निकल गई। ये इंटरसेक्ट की वैल्यू कितना मिल गई, तो c इज इक्वल टू 1/c0 मिला है, पहले से लिख दिया। और स्लोप कितना मिल गया, m इज इक्वल टू k मिल गया। आप बताओ सेकंड ऑर्डर के लिए जैसा बोल रहा है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, log c इज प्लॉटेड अगेंस्ट द t, तो log c को प्लॉट किया क्या हमने, नहीं, किसको प्लॉट किया, log 1/c को। तो 1/c स्क्वायर को भी प्लॉट नहीं किया, किसको प्लॉट किया, 1/c को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। समझ में आया कि नहीं है, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, और इससे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी बता दी, और हाफ लाइफ भी फाइंड आउट करने का तरीका बता दिया। मेरा काम है बताना, आपका काम है अपने आप को प्रिपेयर करना। जो प्रिपेयर करेगा वो मुकद्दर का सिकंदर बनेगा, और मेहनत का भी सिकंदर बनेगा। जो नहीं करेगा वो इसी लकीर का फकीर बना रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, और पूरी लाइफ स्ट्रगल करता रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। सही टाइम पे सही जगह मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा, सही टाइम पे सही जगह मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। समझ में आया, अगले साल फिर से रिपीट करना, फिर अगले साल फिर से रिपीट करना, और मालूम पड़ा जब सबकी शादी ब्याह हो रही होगी तुम गंजे होके घूम रहे होगे इधर उधर। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, क्लियर की नहीं क्लियर है, सिंपल सी बात। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। समझ में आया, आज न्यूज में देखा मैंने कि एक बाकायदा एक लेडी है, उसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है कि उसकी लड़की एमबीबीएस है और उसके लिए कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा है, और अगर ढंग का वेल सेटल लड़का मिल रहा है तो कोई गंजा है, कोई मोटा है, कोई कुछ है, यानी उसको पसंद ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। तो एक ही टाइम पे एक ही चीजें सबके अंदर नहीं मिल सकती हैं। जो हैंडसम है, स्मार्ट है, बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, तो उसके पास ही अपने आप को स्मार्ट बनाने की ही क्या है, काम है, बाकी और कोई काम नहीं है। लेकिन जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां, जो जिम्मेदारी को उठाकर चल रहा है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता कभी भी। समझ में आया कि नहीं आया, और उसी को क्या माना जाता है, जिम्मेदार माना जाता है, और उसी को ही क्या माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। क्लियर की नहीं क्लियर है, चलो ठीक है, चले आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, बराबर है। तो आपको क्या डिटरमाइन करना है मेरे भाई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिटरमाइन होगी, तो इवैल्यूएटिंग द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर, ना इवैल्यूएटिंग द वेलोसिटीज, ना, समझ में आया कि नहीं आया। रेट कांस्टेंट को भी इवैल्यूएट करके नहीं मालूम कर सकते हो, वेलोसिटीज को भी नहीं, बराबर है। क्या आ गया थर्ड, इवैल्यूएटिंग द रेट कांस्टेंट्स एट द टू डिफरेंट टेंपरेचर्स, बराबर है। तो ये क्या हो गया, राइट हो गया, ये क्या हो गया। अभी आप बोलोगे क्या वचन है, ऐसा कैसे हो सकता है, समझ में आई बात ही नहीं। तो मैं तुमको लिखकर बताता हूँ मेरे भाई, वचन नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल साफ साफ लिखकर बता रहा हूँ। log k2/k1 इज इक्वल टू, बराबर है, log k2/k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है कि नहीं होती है, अरे बोल दो। तो आप बताओ कि यहाँ पे EA का रिलेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे बोलो, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अरे बराबर है कि बराबर है, कोई दिक्कत। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा राइट है हमारे लिए, रेट कांस्टेंट्स एट द टू डिफरेंट टेम्परेचर, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इसमें क्या फर्क हो गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोला था और यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर बोला, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट ना होकर कौन सा ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन राइट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ द कंसंट्रेशन यूनिट्स, इफ द कंसंट्रेशन, क्लियर है, इतना समझ में आया सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारा सॉल्व करना है ना अभी, आगे देखते हैं हम लोग। तो इफ द कंसंट्रेशन यूनिट्स, इफ द
चलो यही रखता है इसको। इफ द कंसंट्रेशन यूनिट्स आर रिड्यूस्ड बाय n टाइम्स, अगर कंसंट्रेशन यूनिट्स को रिड्यूस कर दिया कितने टाइम से बोलो, n टाइम्स। इफ द कंसंट्रेशन यूनिट्स आर रिड्यूस्ड बाय n टाइम्स देन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विल बी, बराबर है, कोई दिक्कत, इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ n, नॉट चेंज या नन ऑफ दीज। बताओ क्या ऑप्शन आएगा, बोलो। अगर कंसंट्रेशन यूनिट्स को n टाइम से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, देन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विल, बोलो आंसर क्या आएगा। इसको तो बता सकते हो आप लोग, बहुत इजी है। क्या क्या दे रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, पहले ये देखो। बोला इफ द कंसंट्रेशन यूनिट्स आर रिड्यूस्ड बाय, देन वैल्यू ऑफ, बराबर है, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होगी, कितने से रिड्यूस होगी, तो इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ n, नॉट चेंज या नन ऑफ दीज। तो हम लोग क्या बोलते हैं, k की वैल्यू जो होती है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है, बोलो सोच कर बोलो। बोलो हाँ भाई, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द यूनिट्स आर रिड्यूस्ड बाय n टाइम्स देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विल बी। आप हमेशा क्वेश्चन के अंदर देखना कि आपको क्या मालूम करने के लिए बोल रहा है। अगर रेट कांस्टेंट बोल दिया बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर रेट कांस्टेंट बोल दिया तो रेट कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर और कैटलिस्ट पे। तो अगर टेम्परेचर या कैटलिस्ट को चेंज करोगे तो ही रेट कांस्टेंट चेंज होगा, अदरवाइज वो चेंज होने वाला नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, नॉट चेंज आएगा, समझा। अब देखो अगला, 1/a स्क्वायर वर्सेस टाइम आर स्ट्रेट लाइन। 1/a स्क्वायर दे दिया, बराबर है, किसके वर्सेस दिया आपको, टाइम के वर्सेस। कैसे लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ, इजीली बता सकते हैं। 1/a स्क्वायर है ना, 1 बाय क्या है, a स्क्वायर। अब मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था, बराबर है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया तुमको, क्या मालूम करने के लिए बोल दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, बोलो क्या बताया था, a रेज टू, अरे बोलो 1 माइनस n। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी रेट का बताया था मैंने एक्चुअल में, किसका बताया था, रेट का। कि मैंने बताया था आपको कि रेट जो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू 1 माइनस 1। फिर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म में भी समझ लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट रेज टू 1 माइनस n। अरे बराबर है, कोई दिक्कत। अरे यहाँ पावर कितना है बच्चों, 2 है, तो n की वैल्यू कितना रखेंगे, 3। n की वैल्यू कितना रखेंगे, 3। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तभी तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2, और -2 a रेज टू -2 हो जाएगा, a नॉट रेज टू 1 माइनस 3। अरे बोलो हाँ है ना, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, a नॉट रेज टू -2, और तभी ये क्या हो जाएगा, अरे बोलो 1 बाय a नॉट रेज का पावर 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा बोलो, थर्ड। इस तरह से सॉल्व करते हैं, समझ में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा ना, ये ऑर्डर मालूम करने के लिए। देखो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया अभी तक इसके ऊपर। तो मैंने अभी तक कितने शॉर्ट कट्स बता चुका हूं आपको, 4। जिसमें पहला किसको बताया मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। फिर क्या बताया मैंने, यूनिट्स, किसी भी ऑर्डर की यूनिट कैसे मालूम कर रही है। फिर क्या बताया, किसी भी ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे मालूम कर रही है। फिर क्या बताया, किसी भी ऑर्डर की हाफ लाइफ कैसे मालूम कर रही है। शॉर्टकट बता दिया मैंने, ताकि सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। इतना बात समझ में आई आपको। आगे चलो, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशंस, देखा क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशंस आर स्ट्रेट लाइन इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द लॉगरिथम ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लॉग के अगेंस्ट। समझ में बात ही नहीं, क्या बोला, आर्हेनियस इक्वेशन में अगर आपको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करनी है, बराबर है,
तो आप क्या करेंगे, प्लॉटिंग द लॉगरिथम ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट क्या करोगे, प्लॉट करोगे 1/t के, अभी बताया था ना थोड़ा टाइम पहले, क्या होता है log k2/k1 is equal to EA by 2.303 R 1/t1 minus 1/t2। तो टाइम के इनवर्स हो गया कि नहीं हो गया, कुछ करना था उसके अंदर मेरे भाई, एकदम देखते साथ ही सीधा टिक करना था। आगे चलो मैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, आ जाओ मेरे भाई मैदान में आ जाओ, तुमको एक अगला शॉर्टकट देने जा रहा हूं, देख के भी आप लोग टेंशन में आ जाओगे कि यार इतना फास्ट कैसे सॉल्व होता है, बराबर मजा आ जाएगा आप लोग को इंशाल्लाह। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कितने से बढ़ता है, 2 से, कितने से बढ़ता है। द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय दिस इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, बराबर है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी कितने टेम्परेचर से बढ़ेगा, रिमेन अनअफेक्टेड, increases by a factor greater than the 2, decreases by a factor lesser than 2, is also increased by a factor of 2। बोलो 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 बोलो। By increasing the temperature 10 degree Celsius, the rate of the forward reaction at equilibrium is increased by a factor of 2। The rate of backward reaction by this increase in temperature, अरे बोलो, is also increased by a factor of 2। अरे क्लियर की नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलें हम लोग, चलो ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट। द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी किसकी बात किया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात किया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर है केमिकल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बोलो। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड जो करती है एक्चुअल में, वो नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। समझ में बती नहीं, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन, ये सीधा रट्टा फाई करने की जरूरत है आपको, अरे बराबर है, ये डिपेंड करता है कि भाई जो रेटिंग स्पीशीज हो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जितना ज्यादा रहेंगे कोलिजन क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। आगे चलें हम लोग, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स, अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट में देने जा रहा हूँ आपको, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कितने से बढ़ता है, 2 से बढ़ता है। इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर कितने से बढ़ा दिया, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस बाय अबाउट, तो R इज इक्वल टू, बराबर है कितने का फैक्टर लगा है, 2 का, बराबर कितना बढ़ा टेम्परेचर उसको ऊपर लिखने का, हर टाइम कितने से बढ़ा तो उसको नीचे, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2⁵ आ गया कि नहीं आ गया, 2⁵ यानी 2 कितने टाइम्स लिखने का, 5 टाइम्स लिखने का, बोलो ना मेरे भाई, 2 टू द 4 टू द 8 टू द और 16 टू द 32, तो देखो 32 है क्या ऑप्शन में, 10 टाइम 24 टाइम्स 32 टाइम्स, यानी सीधा जो फाइनल टेम्परेचर दिया रहे ना उसका 0 गायब करके पावर बना देगा, जैसे 50 था तो इसका 0 गायब करके पावर कितना बन गया, 2⁵ बन गया, खत्म। बोलो समझा, इजी ही नहीं इजी है, शॉर्टकट बता दिया कि नहीं बता दिया। आगे चलूं, फॉर अ सडन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n द टाइम ऑफ हाफ लाइफ इज t½ इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे दे दिया धांसू क्वेश्चन, एकदम मजेदार, मतलब मजा ही आ जाए इसको सॉल्व करके मेरे भाई, इतना मजा आएगा जिसी को यदि साहब ने क्या बोला, फॉर अ सडन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n, दिख रहा है, द टाइम फॉर द हाफ लाइफ इज गिवन बाय t½ इज इक्वल टू, ये पूरा दे दिया 2 माइनस √2 बाय k c0, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर कितना हो गया, हाफ हो गया, where k is a rate constant, c0 is the initial concentration, the value of n is, value of n क्या होगी, value of n क्या होगी, बहुत जरूरी है, वैल्यू ऑफ n क्या होगी ये तुम मालूम करके बताओ, अरे बोल दो। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी t½ फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो वैल्यू आती है, 0 ऑर्डर के लिए जो वैल्यू आती है t½ की, वो क्या होती है, a0/2k होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो होती है वो 0.693/k होती है, अरे बराबर की बराबर है, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में नहीं। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं सेकंड ऑर्डर तो k/a0 होती है, 75% के लिए बात करेंगे, 87.5% के लिए बात करेंगे, तो सबके लिए वैल्यूज क्या है, अलग अलग है,
उसके जैसी किसी की जैसी भी वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, तो मालूम पड़ा ना तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ना तो सेकंड ऑर्डर होगा, ना तो जीरो ऑर्डर होगा, तो कौन सा ऑर्डर होगा? 0.5। अरे बोलो हाँ है ना? तो ये तो होगा जुगाड़ वाला तरीका, जुगाड़ लगा के सॉल्व कर दिया। समझ में आया कि नहीं है? एक दूसरा तरीका होता है जो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको एक्सप्लेन किया था। क्या? किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ मालूम करना है तो आप वो इक्वेशन लगाओ, बताया था जो इक्वेशन मैंने, उसी इक्वेशन को आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। अब उस इक्वेशन को सॉल्व कर हम लोग देखते हैं उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्लियर की नहीं क्लियर है कि वैल्यू आती है कि नहीं आती है। चलो देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको इंशाल्लाह। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली, बराबर है? ये क्वेश्चन है हमारा। और ये क्वेश्चन हो गया टी हाफ इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 बाय के इंटू सी नॉट रेज टू कितना हो गया 1/2 हो गया। क्लियर की नहीं क्लियर है? मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, इफ यू वांट टू डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर देन इंप्लीमेंट दिस इक्वेशन टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 के। दिखा? 2 रेज टू n माइनस 1 माइनस ऑफ 1 बाय a नॉट। अब a नॉट की जगह पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया? c नॉट, तो c नॉट रख देता हूं मैं, रेज टू n माइनस 1। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? यहाँ पर ये बोल रहा हूं मैं n की वैल्यू कितना है? 1/2 है। n की वैल्यू कितना है? अरे बोलो 1/2 है। तो यहाँ पर 1/2 सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा? टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 के 2 रेज टू 1/2 माइनस 1। अरे बोलो हाँ है ना? माइनस ऑफ 1 बाय सी नॉट रेज टू 1/2 माइनस ऑफ 1। सब जगह इंप्लीमेंट कर दिया मैंने, बोलो हाँ है ना? अभी सब जगह पर इंप्लीमेंट कर दिया तो क्या हो जाएगी वैल्यू? टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 है, तो कितना आ जाएगा बोलो? 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 2 बाय 2। अरे बराबर क्यों बराबर है? बोलो मेरे भाई हाँ है ना? कोई दिक्कत? तो मेरा इतना ही बताना काफी है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अभी और ज्यादा मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर चाहिए तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ फिर भी आपकी तसल्ली के लिए। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो गया, 2 कहाँ भेज दिया मैंने? ऊपर भेज दिया, बराबर है? बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत? तो माइनस 2 बाय के हो गया कि नहीं हो गया? इसका भी पावर 2 रेज टू क्या हो जाएगा? अरे बोलो -1/2 हो जाएगा, -1 सी नॉट का पावर भी कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अभी क्या हो जाएगा? अभी आप देखते रहिए, अभी क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? -2 बाय के, -2 बाय के, और ये 2 रेज टू -1/2 है ना, यानी ये क्या हो गया? 1/√2 हो गया। क्या हो गया? 1/√2 माइनस ऑफ 1, और सी नॉट रेज टू -1/2 है, तो वो कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में आएगा। कहाँ पर आ जाएगा बोलो? न्यूमरेटर में। इसके लिए इतनी जगह काफी नहीं होगी, अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। समझ में आई बात? मैं इसको यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ, क्लियर है?